So you can see that the topic for the day is the origin of human language. So we are going to explore and discuss that how human language was actually originated. Uh, First of all, I would like to give a general statement, a very big statement, that so far we don't have any exact calculations, we don't have any exact scientific evidence which can describe or explain how human language was actually originated. But we have some, you can say that some theoretical backgrounds और some theoretical considerations या हमारे पास कुछ links हैं जिन links को मिला के हम we try to understand the idea of how human language might have been originated. देखें इस origin of language में पहले तो दो चीज़ें आप फिर से अंडरस्टैंड कर लीजिए या इससे पहले ज़रा अंडरस्टैंड करें कि देखें एक तो जैसे हम कहते हैं नॉलेज होता है यानी चीज़ों की नेचर होती है जिससे वर्ड में से ontology. Ontology is actually, we can say that the nature of the knowledge. So something that we know, yeah, our fundamental questions or our basic questions of the life, where we want to understand the nature of the thing. So हम बोलते हैं ontology. जब हम किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि what is this और how is this, तो ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं ontological questions या theoretical questions. हम चीज़ों की नेचर को जानने की कोशिश करते हैं. ये जरा बड़े बड़े टर्म्स में से हल्का सा रेफरेंस दे रहा हूँ. अच्छा, नंबर 2 you will see that how we reach knowledge. What is our way of reaching the knowledge? What is our route of reaching the knowledge? हम अपने questions के answers तक पहुंचने के लिए कौन सा route follow करते हैं, कौन से way से जाते हैं, कौन सा mode follow करते हैं, इसको हम बोलते हैं epistemology. यानी what way or what route or what is our way of reaching the answers of our questions. This is what we say epistemology. यानी जो हम जानते हैं वो हमें कैसे पता चला, किस तरीके से पता चला, इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी. अच्छा, सम टाइम आप देखें लाइफ में देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस और देयर आर सर्टेन आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हिच वी नो ऑन द बेसिस ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम बिकॉज वी बिलीव इन समथिंग. तो वी विल से कि इसके लिए हम एक बिलीफ की एपिस्टेमोलॉजी यूज की. अच्छा, बहुत सारी लाइफ में यू विल सी दैट वी हैव द आंसर्स ऑफ द सर्टेन क्वेश्चंस जिनके जरिए हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पहुंचते हैं. तो ये इसमें बोलते हैं इम्पिरिकल या इम्पिरिसिस्ट एपिस्टेमोलॉजी. सम टाइम लाइफ में हम लोग मैथ्स या कैलकुलेशंस या लॉजिक की बेस पे पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल एपिस्टेमोलॉजी. सिंपली द पॉइंट इज दिस कि हम अपने क्वेश्चंस के आंसर तक हम किस तरीके से पहुंच रहे हैं. तो दिस इज व्हाट वी से एपिस्टेमोलॉजी. अच्छा, ये मैंने सिर्फ दो बेसिक टर्म्स आपको बताने की इसलिए कोशिश की बिकॉज आई वुड लाइक टू रिलेट दिस विद आवर क्वेश्चन that is under discussion is that how human language might have been originally created या developed या originated या evolved कैसे हुई होगी. तो you can see कि origin of language, human language के वाले से आप दो main epistemology आप discuss कर लें या दो main epistemology या दो मेन रूट या रास्ते हैं इस क्वेश्चन सर का वॉइस का बहुत इशू आ रहा है. अच्छा, सिर्फ आपको आ रहा है या बाकी सबको भी आ रहा है और किस किस को इशू आ रहा है वॉइस पे? जी सर वॉइस का बहुत ज्यादा इशू है. अच्छा, आप सबको इशू आ रहा है वॉइस का, तो मुझे लगता है कि नेट है या तो चलें फिर मैं थोड़ा कनेक्शन चेंज करने की कोशिश करता हूँ फिर आपको बताता हूँ. Okay, so I'm talking about to reach the answer of this question that how human language was actually originated. You can say एक हम दो main route बना लेते हैं, दो main अपने ways बना लेते हैं. One way is that the social discourse या the divine source या हमारे belief के जरिए से. ठीक है, तो यानी जो मुख्तलिफ कल्चर्स में in different societies, in different religion, so the different so the answer of this question has been given by the different societies, different communities, different historical traditions, different discourse practices, different religions. एक तो ये एक एंगल है इस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचने का. इसे हम सिंपली कलेक्टिवली वी कैन से दैट द डिवाइन सोर्स, वो बिलीफ सिस्टम क्या है
that language was given at once by some supernatural being to some one human being. यानी ये बेसिक उसका आइडिया है. मुख्तलिफ रिलीजन्स की अगर हम बातों को कंबाइन करें तो हम देखेंगे कि किसी सुपर नेचुरल बीइंग ने किसी वन इंडिविजुअल को या वन स्मॉल गॉड को ये लैंग्वेज की कैपेबिलिटी दी और एकदम से पूरी पूरी लैंग्वेज दे दी. सो ये डिफरेंट रिलीजन्स में आपको डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, you will see that we know that Adam was given this language capability by God all and as a gift, and the language was given at once या incomplete form language को दे दिया गया. अच्छा उसमें then we have अब जैसे डिफरेंट हिंदू ट्रेडिशंस में तो सरावस्ती गॉडेस है, उसको उसका नाम लिया जाता है. ठीक है. अच्छा इजिप्शियन सिविलाइजेशंस में फेरोआ की ट्रेडिशंस हैं कि उनको ये मिली थी. तो सिंपली द पॉइंट इज दैट, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बिकॉज डिफरेंट रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है कि दैट सम सुपर ह्यूमन बीइंग, सुपर नेचुरल फोर्सेस में से किसी ने दिस लैंग्वेज कैपेबिलिटी वाज गिफ्टेड टू वन ह्यूमन बीइंग और वन स्मॉल गॉड जो स्मॉल जी से शुरू होता है. ठीक है. एंड दिस गिफ्ट वाज गिवन एट वंस एंड देन all the languages of the world, they were actually derived and created and developed from this one a great language, a grand language which was gifted by some supernatural being to the humanity. ये मैंने आपको एक कंक्लूजन या एक समरी या बेसिक आपको बता दी है. इसे हम बोलते हैं डिवाइन सोर्सेज हैं. डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट नेम्स के साथ डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ इस चीज को नरेट किया गया. ठीक है. देखिए जैसे हमने अभी कहा था कि बिकॉज व्हेन वी बिलीव समथिंग द डिस्कशन इज क्लोज्ड, तो जाहिर सी बात है वो हमारे सबका अपना अपने सोच की बात है, हम किस तरह समझते हैं सो ऑन. ठीक है. बट कमिंग टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या लिंग्विस्टिक्स की स्टडी को हम देखेंगे. बट ऑन द अदर हैंड वी सी दैट द स्टडी ऑफ द लिंग्विस्टिक्स that tells us a different story, and in that story we have different hypotheses and we have different assumptions, and then based on the assumptions and the theories, so we build up a generalized theory regarding the origin of the human language. तो वो एक थ्योरी हमें मिलती है. अभी थ्योरी वो एक कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, उसमें डिफरेंट हाइपोथेसिस भी हैं, असम्पशंस भी हैं, लेकिन वो थ्योरी के लिए मजीद हमें एक्सपेरिमेंटेशन और एविडेंसेस चाहिए. अच्छा एक जो मतलब मेन इशू है विद दिस थ्योरी इज दिस कि जो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज दैट कि अभी स्टिल इट नीड्स सो मेनी एम्पिरिकल एविडेंसेस. इसके अंदर नीड है हमें, वो नीड कि हमें बहुत सारे एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन अभी करनी है. हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंसेस यानी वो एविडेंसेस जो कि हमारे फाइव सेंसेस में आती हैं, वो जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में आती हों, अभी उसकी बड़ी हमें नीड है. तो ये मैंने दो आपको डायमेंशन बताएं कि अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. वन इज दैट वन एपिस्टेमोलॉजी. सो दिस व्हाट वी से डिवाइन और बिलीफ एपिस्टेमोलॉजी. द डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, they believe in the origin of the language as a gift given by some superhuman being or supernatural forces to one human being, and then from this one language all the languages of the world they emerge. दूसरा जो एपिस्टेमोलॉजी है साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी जिसमें लिंग्विस्ट काम करते हैं. दिस एपिस्टेमोलॉजी इज मेनली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द evolution theory, and it is believed that that language pass through the different phases and stages of the evolution, and then language emerged as a result of the evolution. एट वंस नहीं हुई, एकदम से नहीं हुई. इसमें हमें हजारों साल लगे लैंग्वेज की कैपेबिलिटी को डेवलप होने में. उसके लिए हमारे फिजिकल चेंजेस हुई, बॉडी चेंजेस हुई, वोकल चेंजेस आई, हमारे ब्रेन में चेंजेस आई, सोशल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आई. देन जाके इन द थाउजेंड्स ऑफ ईयर वी डेवलप दिस लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी टू स्पीक. और फिर उसके बाद फिर इसलिए फिर डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में हम देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस बनती चलेगी. There is no one language, there is no one mother language which has given birth to all the languages. नहीं, हर लैंग्वेज जो है वो खुद इवॉल्व हुई है, कुछ मिलके भी हुई है, कुछ लैंग्वेज सिमिलर है, वो एक फैमिली भी हम बनाते हैं. लेकिन इट्स नॉट द केस
that only from one language all the languages have been created या born, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, दूसरा डिवाइन पर्सपेक्टिव है। तो अभी तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव या द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ ह्यूमन लैंग्वेज वाज एक्चुअली ओरिजिनेटेड। अच्छा, इसमें देखें क्योंकि ये जो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बताया दैट वाज दैट वी लैक द एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास डेटा नहीं था। आपको याद है अभी लिंग्विस्टिक्स के शुरू में जो हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक मेथड, उसमें हमने बात की थी डेटा। तो वी डिडंट हैव द एम्पिरिकल डेटा और एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच we could be able to present a solid theory of the origin of language। ऐसी बात नहीं थी। तो इसमें बहुत सारी डिस्कशन हुई, लोगों ने assumptions बहुत सारी थी, डिफरेंट theories प्रेजेंट की, जो आगे हम देखेंगे। वैसे लाला थ्योरी थी, पू पू थ्योरी थी, बाव वाव थ्योरी थी, डिंग डोंग थ्योरी थी, ये डिफरेंट छोटी छोटी सी assumptions थी, hypotheses थे, लेकिन बट ऑल ऑफ देम दे वर नॉट एक्सेप्टेड। उसमें सब में फ्लॉज थे, इश्यूज थे। तो बिकॉज वो क्योंकि वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी थ्योरीज डेटा एम्पिरिकल डेटा के बेस पर नहीं थी। तो ये जो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज में जो, इसलिए फिर क्या इस डिबेट को छोड़ दिया गया कि यार नहीं, ये तो बिकॉज वी आर नॉट एबल, वी कैन नॉट कम टू नो। हमें यानी हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि बिकॉज वी थॉट दैट वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड नो हाउ and when and who invented or discovered or created or evolved human language। तो लेकिन बट 1990s में स्टीवन पिंकर, अगर आप कभी यूट्यूब पे देखा करें, स्टीवन पिंकर है, नॉम चॉम्स्की है, इनके बहुत से आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ये लिविंग लेजेंड्स है लिंग्विस्टिक्स के। एनीवे 1990s पिंकर एंड ब्लूम जो है, उन्होंने एक नया आइडिया दिया जिसके बाद से ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को दोबारा काम स्टार्ट हो गया। उन्होंने आइडिया दिया दैट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज is also a process of evolution, and this process of evolution is not different from the process of the evolution of other features of human life। यानी बिल्कुल इन द सेम वे जिस तरह बाकी ह्यूमन फीचर्स जो हैं वो ग्रेजुअली स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम अडेप्टेशन के जरिए थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में डेवलप हुए हैं, सिमिलरली हमारी लैंग्वेज जो है दैट हैज ऑलवेज बीन। सो this is also the process of evolution which evolved and developed our language। so through the period of thousands of years में हमारी इसको एवोल्यूशन के प्रोसेस से लैंग्वेज हमारी डेवलप हुई। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज दिस डेटा, कि भी हम इन डेटा को रिकॉर्ड की चीजों को सिंथेसाइज नहीं कर सक रहे, तो इस वजह से वी वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस। अच्छा, ये जो मेन एक टर्म थी, आइडिया था कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज थ्रू एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये एक न्यू एक एंगल था कि फिर उसके बाद से ह्यूमन लैंग्वेज की स्टडी दोबारा शुरू हो गई कि ह्यूमन लैंग्वेज किस तरह ओरिजिनेट हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा उस थ्योरी को तो हम डिस्कस कर लें, दैट द एवोल्यूशन ऑफ theory of evolution with perspective of the origin of human language। यानी हम ह्यूमन लैंग्वेज के एंगल से इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, इसमें जो आप जो पहली फेज हम देखते हैं, एक तो पहली हमारे जो फेज आई जिसे हम बोलते हैं द फिजिकल एडेप्टेशन सोर्स। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कि वी हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम माइक्रोब्स, हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लाइफ स्टार्ट हुई, फिर वो लाइफ कॉम्प्लिकेट होते चली गई, और फिर उससे फिर मतलब फिर वाटर में, सी में लाइफ इवॉल्व हुई, फिर वहाँ से लाइफ जो है वो लैंड पर, खुश्की पर आ गई, फिर प्लांट्स बने, फिर इंसेक्ट्स बने, फिर एनिमल्स बने, फिर और फिर एक हायर एनिमल्स बने, और फिर हम ह्यूमन बींग्स बने। तो इस सारे प्रोसेस में वी सी दैट वी पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एडेप्टेशन। यानी हम, हमारी बॉडी जो है, हमारी फिजियोलॉजी जो है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, दैट पास थ्रू द डिफरेंट चेंजेस। अच्छा, हम सारे फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, वी आर सिंपली फोकसिंग ऑन द आइडिया कि जो वो फिजिकल स्ट्रक्चर विच वर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन लैंग्वेज,
जिसमें हमारे मतलब हमारे माउथ का स्ट्रक्चर है, हमारे लंग्स हैं, हमारे जो विंड पाइप्स हैं, हमारे मतलब टीथ हैं, हमारे जॉज हैं, हमारे जो वोकल ट्रैक हैं, हमारी टंग है, हमारी ये ऑल दिस थिंग, ये ऑर्गन जो हैं। तो देखिए पहली चीज़ जो इंसान में हम जानते हैं कि इन द एवोल्यूशन पीरियड के वी स्टूड ऑन आवर टू लेग्स बाय पैडल, हम बाय पैडल हो गए, दो लेग्स पे खड़े हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद से सारी चीज़ें आनी शुरू हुई। लेकिन पहले हम बाकी चेंजेस की बात नहीं कर रहे, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट जो फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स की, कि हमारे जो ह्यूमन टीथ हैं, लिप्स हैं, माउथ, टंग, लैरिंक्स, फेरिंक्स एंड ब्रेन हैव बीन क्रिएटेड इन सच अ वे to coordinate in producing speech sound. Their places, connections, and coordinative functions make humankind different from all the living creatures. And this was the first physiological difference between human beings and the other creatures, that हमारा जो वोकल सिस्टम है हमारा, वो एक डिफरेंट तरीके से फिजिकली चेंज हो रहा था, एंड दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स, बिकॉज नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस डजन्स ऑफ साउंड। हम लोग 40, 50, 60, 60, 70 साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन वी यूज ऑल दिस साउंड्स इन प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। फिर हमारे ग्रामेटिकल सेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे डेवलप हुई। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट आप डिस्कस कर लें, हम इसके बाद हम इस सेशन को हम रिस्टार्ट करेंगे। यानी जो हमने अभी तक पॉइंट पढ़ा के फिजियोलॉजिकल चेंज हमारी बॉडी में वो चेंजेस आई जो कि हमारे आने वाले स्पीच के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट थी। तो नेक्स्ट हम सेशन दोबारा रिजॉइन कर लीजिए आप लोग, बिकॉज आवर सेशन इज गोइंग टू एक्सपायर। जी इट्स ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द फर्स्ट स्टेज or the first dimension of the evolution of human language was the idea of the physical adaptation, so that the oral gesture source and we were physically evolved or shaped up in a way so that were helpful for the forthcoming linguistic capability. अच्छा फिर ये अब देखिए फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हम इसको यानी हम दो फेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्होंने बोला प्री अडेप्टिव बेसिस फॉर ह्यूमन लैंग्वेज, यानी ह्यूमन लैंग्वेज के लिए जो मतलब रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए थी, जो फिजियोलॉजिकल और मेंटल और सोशल चेंजेस हमें चाहिए थी, तो वो उसकी वो उसे बोलते हैं प्री अडेप्टिव बेसिस, यानी वो एक बेस बन गई कि जिस पर अब ह्यूमन लैंग्वेज को आगे डेवलप होना था। जी प्लीज, आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? तो प्रॉब्लम तो नहीं? जस्ट रिस्पॉन्ड मी समवन। यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा तो ये जो था कि प्री अडेप्टिव बेसिस, यानी वो जिस वो रिक्वायरमेंट जिस पे हमारी लैंग्वेज ने आगे प्रमोट होना था या बनना था या स्टे करना था, तो वो जो चेंजेस उस पीरियड को हम बोलते हैं प्री अडेप्टिव बेसिस। इन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी तो वो हमारे अंदर डेवलप हो रही थी, वो उस फेज को हम बोलते हैं प्री अडेप्टिव बेस या प्री अडेप्टिव स्टेज। These bases or these changes were being occurred on three levels. Number one, cognitive level. Number two, social level. And number three, physical level. Physiologically, three level पर हमारे body में या हमारी human personality में these changes were being occurred. Number one, तो ये और ये तीनों changes साथ साथ चल रही थी. So they were going simultaneously. Number one, physiological. फिजियोलॉजिकल लेवल पे जैसे मैंने बोला कि चेंजेस आ रही थी, तो ह्यूमन ब्रेन डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन ब्रेन जो है उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। और यू नो दैट टुडे इन द नॉन क्रिएचर्स वी हैव we have the largest or the brain size in relevance to our body mass। यानी हम जितने भी इस वक्त क्रिएचर्स हैं उनमें सबसे बड़ा ब्रेन हमारा है। सबसे बड़ा ब्रेन से मुराद है कि सबसे बड़ा ब्रेन इन रेलेवेंस टू अवर बॉडी। वैसे तो एलिफेंट का ब्रेन सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसकी बॉडी भी बड़ी होती है ना। यानी बॉडी के प्रोपोर्शन से अगर आप देखें तो वी हैव द लार्जेस्ट ब्रेन। तो एक ये फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही थी। The average weight of a human brain is 1300 grams, which make it about 3 times as large as the average brain of nearest relation, the chimpanzee। चिंपैंजी की ब्रेन से हमारा ब्रेन
तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ा है with relevance to the body. And 1/3 as large as the brain of immediate ancestor Homo erectus. ये Homo erectus ध्यान में रखिएगा, अभी मैं आपको इसकी बात बताऊंगा कि हम ये Homo sapiens चिंपैंजी के बाद जो स्टेज आई उसमें बोलते हैं Homo erectus. Homo erectus के बाद जो स्टेज आई वो Homo sapiens जो कि आज हम हैं. Homo sapiens की पहले की स्टेज थी वो थी Homo erectus की. Anyway, the larynx is adapted for phonation at the expense of the respiratory efficiency in all primates. The human vocal tract displays certain differences from that of any other animal. तो हमारा जो larynx है, larynx आप देखें वो हमारा डाउन हो गया, जबकि बाकी एनिमल्स देखें वो larynx ऊपर होता है. इसलिए आप देखें we have, हम एक वक्त में एक काम कर सकते हैं, या हम खा सकते हैं या बोल सकते हैं, तो हम दोनों काम नहीं कर सकते. लेकिन when we are born तो उस वक्त हम दोनों काम कर सकते हैं. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो larynx so that gets down और फिर हम एक ही काम कर सकते हैं. तो ये हमने सेक्रीफाइस किया उसके लिए. अच्छा, Lieberman proposes that these animals have restrained the standard plan a supralaryngeal airway from which the supralaryngeal vocal tract of modern humans has evolved. हमारे अंदर जो वोकल ट्रैक्ट हैं, larynx और pharynx, ये आस्ते आस्ते डेवलप होने शुरू हुए. एडल्ट ह्यूमन इन्वॉल्व रिसेशन ऑफ द जॉज हमारे वो मतलब एक नॉर्मल होने शुरू हो गए, कम हो गए, छोटे हो गए. The tongue became curved and pushed the larynx down to lie opposite the fourth, fifth and sixth vertebrae in the neck. जो हमारी टंग जो है वो कर्व हो गई और उसने larynx को नीचे, जैसे मैं अभी बताया था, पुश डाउन कर दिया. और उसके बाद जो हमारी जो सीरियल मोटर कंट्रोल जो सेंसरी मोटर्स हैं, ये नर्व्स हैं, वो हमारी डेवलप होने शुरू हो गई. एनीवे, दीज आर सम ऑफ द मेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस थे जो हमारे बॉडी में विद स्पेशल रेफरेंस टू आवर वोकल सिस्टम या स्पीच ऑर्गन्स के हवाले से डेवलप हो रही थी, जिनके ऊपर फिर आगे हमारे लैंग्वेज में बन रहा था. नाउ ऑन द सेकंड लेवल जो चेंज थी दैट वाज ऑन द कॉग्निटिव लेवल. द कॉग्निशन लेवल या ब्रेन या माइंड के लेवल पर जो हमारी चेंज हो रही थी. अच्छा, उसमें 3 चीजें आप देख लें. नंबर 1 कि a language using creature needs an ability to link non-iconic symbols such as words to things through reference and denotation. यानी जो कॉग्निटिव लेवल पर जो हमारे चेंजेस आ रही थी वो थी कि हमारे ब्रेन जो है वो रेफरेंसिंग की एबिलिटी डेवलप कर रहा था. रेफरेंसिंग की reference either that's you can say that it is the biggest mental capability which was actually the reason of the forthcoming in the future language जो हमने डेवलप करनी थी उसके लिए ये इसके प्री रिक्विजिट था, इसके बेसिक नीड थी जो कि हमारे अंदर डेवलप हो रही थी. रेफरेंसिंग स्किल यानी ह्यूमन ब्रेन जो है वो ऐसे ऐसे रेफरेंसिंग स्किल की तरफ जा रहा था कि हम कुछ और चीज देख के किसी और चीज की तरफ रेफर करने की कोशिश करते थे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साउंड निकालता हूँ, एप्पल. आपने साउंड सुनी, इस साउंड को आपने किसी और चीज के साथ रिलेट करने की कोशिश की, बोलते हैं नॉन आइकॉनिक. एक होता है आइकॉनिक सिंबल्स होते हैं. आइकॉनिक सिंबल होते हैं कि मैंने सूरज बनाया, सूरज की शक्ल का, वो तो आपको पता चल गया. एक मैंने लिखा SUN सन, अब वो सूरज से तो नहीं मिलता ये SUN, लेकिन आप उसको देख के सूरज से के साथ रेफर करेंगे. तो ये जो रेफरेंसिंग जो स्किल्स हैं सो दे वर वेरी सिग्निफिकेंट. और ये जो नॉन आइकॉनिक, आपको याद है जो लास्ट वीक में हमने सॉरियन थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. हम किसी और चीज को देखते हैं सिग्निफायर को और उससे फिर हम किसी और चीज को रेफर करते हैं. तो ये जो मेन जो हमारे कैपेबिलिटी डेवलप हो रही थी रेफरेंसिंग स्किल की. अच्छा, ये देखें जो हम ये पॉइंट आप नोट रखें. अच्छा, मैंने जो अभी आपसे बात की थी होमो इरेक्टस की बात की थी. देखें, हम इन द एवोल्यूशनरी थ्योरी वी बिलीव और वी नो दैट चिंपैंजी के से प्रमोट होते होते जब हम एक ऐसे स्टेज पर आ गए कि वी बिकेम बायपैडल, हम खड़े होकर चलने लगे, 2 लेग्स पे चलने लगे, और फिर बहुत सारी हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही थी. तो वो जो एक पीरियड था उसको हमने बोला कि होमो इरेक्टस, इरेक्शन यानी किसी चीज का स्टैंड करना, खड़ा होना. तो होमो इरेक्टस यानी हम लोग जब बायपैडल हो गए, खड़े हो गए, चलना शुरू हो गए. अच्छा, होमो इरेक्टस जो है उसके अंदर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही थी और उसके अंदर ये कॉग्निटिव चेंजेस भी आ रही थी.
And then with the help of these physiological and cognitive changes, Homo erectus started a very rudimentary, a very basic, बहुत ही a very simple language की कैपेबिलिटी डेवलप शुरू कर दी, जिसे हमने बोला प्रोटो लैंग्वेज होमो इरेक्टस में. So a simple system of lexical items and simple rules of stringing these together, but devoid of the complex syntactic rules characteristic of the language we know today. लेकिन ये जो लैंग्वेज उसमें कुछ लेक्सिकल आइटम थे, उन लेक्सिकल आइटम को स्ट्रिंग में सिंटैक्टिकली या जो हमने मतलब आपको याद है सिंटैग्मेटिक, ठीक है, सिंटैग्मेटिकली, जो सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक हमने डिस्कस किया था, इन कुछ लेक्सिकल आइटम्स को हमने सिंटैग्मेटिकली या सिंटैक्टिकली अरेंज करना शुरू कर दिया. इसे हमने कहा प्रोटो लैंग्वेज, जो कि होमो इरेक्टस में थी. अच्छा, थर्ड जो हमारे अंदर जो एक कैपेबिलिटी डेवलप हो रही थी, वो कैपेबिलिटी थी टू रीड द अदर्स माइंड, कि हम दूसरे के माइंड को पढ़ सकें. अब देखिए, मे बी अगर आप सामने मेरे होते तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑल ऑफ अस वी हैव दिस एबिलिटी दैट वी कैन रीड द माइंड ऑफ द अदर पीपल. आप सबको पता है कि हम लोग दूसरे का माइंड पढ़ सकते हैं. हमें पता चल जाता है कि दूसरा इस वक्त परेशान है, दूसरा इस वक्त खुश है, दूसरा इस वक्त क्या सोच रहा है, दूसरा जो है वो इस वक्त उसका मूड क्या है, दूसरा इस वक्त आपसे क्या चाह रहा है. यानी nobody speaks but we come to know. आपकी आपको पता, आप किसी का फेस देख के बता सकते हैं कि द पर्सन इज हैप्पी और वरीड और एंशियस. आप किसी का फेस देख के बता सकते हैं दैट द पर्सन इज सैड और हैप्पी. तो ये हमने एबिलिटी डेवलप कर ली थी कि हम डिफरेंट साइंस, जेस्चर्स, सिंबल्स, डिफरेंट साउंड्स के जरिए से हम अंदाजा लगा लेते थे कि व्हाट द पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग, कि कोई बंदा दूसरा सोच क्या रहा है ना. तो ये हमारे अंदर थर्ड एबिलिटी हो रही थी, टू द एबिलिटी टू रीड द अदर्स माइंड. A language using individual needs a theory of mind and ability to imagine what goes on in the minds of others is a prerequisite for comprehending their utterances. तो ये सेकंड लेवल पर, फर्स्ट लेवल पे चेंजेस क्या आ रही थी फिजियोलॉजिकल, सेकंड लेवल पर क्या आ रही थी कॉग्निटिव, और थर्ड जो डायमेंशन थी वो डायमेंशन हमारी थी सोशल लेवल पर. यानी इंसानों के अंदर जो है वो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक सोशल लेवल पर एक चेंज आ रही थी. सोशल लेवल पे क्या था कि हम इंडिविजुअल लाइफ से निकल के हम लोग फैमिलीज एंड ग्रुप लाइफ में शिफ्ट हो रहे थे. वहां से चार्जर ला देना. तो हम लोग एक ग्रुप लाइफ में हम लोग जा रहे थे. छोटी छोटी कम्युनिटीज, सोसाइटीज डेवलप हो रही थी, ग्रुप्स बन रहे थे, फैमिलीज बन रहे थे. एंड डेफिनेटली यू नो दैट के फैमिलीज में, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में, सोसाइटीज में देयर वाज इंटरेक्शन. एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, कोई हेड होता है, कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल. तो मीन टू से दैट वी नीड ऑल द सोशल स्ट्रक्चर, and in that social structure we need for to establish and to maintain and to smoothly run this social structure. Definitely we needed the language, and you can say that the interaction of the language that was increasing day by day with the emergence of the collective of the social structures of the language. So these were the three dimensions: physiological level, cognitive level, and social level. यानी ये इसी दिस इज व्हाट वी से प्री अडैप्टिव बेसिस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. कि ये एक जो लैंग्वेज टुडे, जो मॉडर्न लैंग्वेज है, उसको बनाने के लिए ये तीन लेवल पर चेंजेस हो रही थी. एंड होमो इरेक्टस डेवलप्ड द प्रोटो लैंग्वेज. उन्होंने प्रोटो लैंग्वेज बना ली थी. अच्छा, देन फिर क्या हुआ जी, फिर ये फ्रॉम प्री अडैप्टेशन टू रियलाइजेशन. फिर हमने इस लैंग्वेज को जो प्रोटो लैंग्वेज बनाई थी हमने, ये प्री अडैप्टेशन फेज से हमने इसको लेकर हम लोग रियलाइजेशन की तरफ आ गए. तो फिर हम प्रोटो लैंग्वेज से द टुडेस लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज की तरफ हम लोग आ गए.
Bickerton subscribes to what Hufford calls a Big Bang theory for the move from proto-language to the language. यानी एक बिग बैंग की थ्योरी आपने सुनी होगी यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए. सिमिलरली वी हैव द थ्योरी के जो प्रोटो लैंग्वेज से लैंग्वेज ऑफ टुडे कैसे बनी, एक अचानक हुई चेंज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे. Other seeks for evolutionary continuity explanation. Lieberman Gibson concludes that the expansion of the human brain was among the most fundamental of all evolutionary advances. तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें रियलाइज होती चलेगी. आगे आप देखिए स्लाइड पर एक लिखा है व्हेन, ये सब कुछ हुआ कैसे, कब हुआ. Most researchers now agree that humans in Homo sapiens evolved about 140,000 years ago in Africa, according to Stringer and Mackay 1996 में, and that it was Homo sapiens that a language like ours was born. You can say about 140,000 years ago, so we developed this language. Archaeological finds of tools support this assumption, and Gibson concludes that language emerged gradually over a 3 million year period, and that the cognitive skills necessary for complex modern languages were finally achieved sometime between 1000, 100,000 and 35,000 years ago. तो ये बहरहाल एक थ्योरी का 100,000 से लेकर 150 100,000 के दरमियान हमने इस लैंग्वेज को, जो मॉडर्न लैंग्वेज हमने ईजाद किया. बाकी इस लैंग्वेज की प्रेपरेशन, इसकी जो प्री डेवलपमेंट स्टेज थी वो मिलियंस ईयर से चल रही हैं. अच्छा एनीवे ये जो हमने जो अभी तक जो बात की, तो ये मैंने आपको जैसे शुरू में बात की कि वी हैव टू मेन डायमेंशंस. वन इज दैट कि डिवाइन सोर्स, नंबर सेकंड इज दैट एवोल्यूशनरी नॉलेज की हमने बात की. तो अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो एवोल्यूशनरी थ्योरी की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात की है. अच्छा इसी एवोल्यूशनरी थ्योरी का एक पार्ट है, इसमें डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए गए, डिफरेंट हाइपोथेसिस कि जी लैंग्वेज वाज ओरिजिनेटेड बाय दिस वे, लैंग्वेज वाज ओरिजिनेटेड बाय दिस वे. ये भी इस ये और सब में एक चीज कॉमन थी कि लैंग्वेज इवॉल्व ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉट फ्रॉम वन लैंग्वेज बट ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो जो डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट टाइम्स में दी गई उसको भी हम समराइज करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ये उस बड़ी जो ग्रैंड थ्योरी है एवोल्यूशन की थ्योरी, उसी का एक पार्ट है. बस आम लोग नॉर्मली इन्हीं थ्योरीज को जानते हैं. द फर्स्ट वन इज द बाव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच ओनोमेटोपिया वाज द बेसिस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. इस थ्योरी के मुताबिक जो ओनोमेटोपिया यानी जो नेचुरल साउंड्स हैं उनको हमने कॉपी करना शुरू किया, एंड देन वी स्टार्टेड स्पीकिंग, और दिस वाज द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज. Onomatopoeia was the basis of human language development, since only a very minor part of language can be constructed as onomatopoeic. This theory is generally discredited by linguists. For example, हमने आवाज सुनी किसी परिंदे को सुनते हुए कू कू, हमने उस कू कू कहना शुरू कर दिया. पानी में कोई चीज मेरी, उसकी आवाज स्प्लैश, हमने वैसे बोलना शुरू कर दिया. तो हमने धमाके की आवाज सुनी, हमने कहा बैंग, तो हमने वो कहना शुरू कर दिया. तो एनीवे ये एक्सप्लेनेशन है कि वी स्टार्टेड कॉपिंग द साउंड ऑफ द नेचर. अच्छा अगर आप कभी कोई अभी भी किसी अफ्रीकन ट्राइब के आप देखें तो वो नॉर्मली अपने किड्स को ना ये चीजें बता रहे होते हैं, मतलब वो डिफरेंट साउंड्स निकाल के बता रहे होते हैं. जो ऑस्ट्रिच आ रहा है तो उसकी आवाज निकालेंगे, डियर आ रहे तो उसकी आवाज निकालेंगे. तो वो डिफरेंट साउंड्स निकाल के वैसे सिमिलर साउंड वो लैंग्वेज अपनी यूज करने की कोशिश करते हैं. So anyway, so this was an idea of the Bauhaus theory that onomatopoeic, लेकिन but the scientists या linguists जो उसको reject कर दिया. उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बहुत थोड़ी सी minor sounds है जो हम इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, तो ये theory ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है. The second theory was that, yeah, second hypothesis was that of yo he ho theory कि हम we started working together in the groups, and then we और जो ग्रुप में जो डिफरेंट आवाजें निकालते थे हम लोग, फॉर एग्जांपल यो ही हो या ठीक है या कुछ भी आवाजें मिलकर निकालते थे. तो फ्रॉम दिस सोशल interaction or from this social context we started speaking, we started the language. अच्छा एक theory है जी next poo poo theory, according या poo poo hypothesis, according to which spoken language arose from emotion based expletive noise. जो हमारे डिफरेंट इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट उसमें के फॉर एग्जांपल हम
कभी चोट लगे तो हम लोग रोते हैं, कभी खुश हो तो हम लोग हंसते हैं, तो कभी हैरान है तो कुछ और साउंड निकालते हैं। तो मे बी दैट फ्रॉम दिस इमोशनल साउंड्स प्रोडक्शन क्रिएटिंग we started speaking या ह्यूमन लैंग्वेज was originated। लेकिन ये थ्योरी बड़ी लिमिटेड है और इसकी भी कोई ऐसी सिग्निफिकेंस या एविडेंस भी नहीं है हमारे पास कोई ऐसी। Anyway, the next theory is ding dong hypothesis of theory according to which spoken language arose from psychic resonance between sound combination and natural object। This theory was favored by Muller himself। तो ये जो मतलब साइकिक रेजोनेंस होती हैं, हमारे डिफरेंट नफ्सियाती कैफियत होती हैं, हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, डिसमूड होते हैं, वो मे भी हो सकता है कि वो उसकी वजह से ये साउंड हमने लैंग्वेज शुरू की। एक और थ्योरी जो ला ला थ्योरी, कि जो हमारे अंदर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर एक या एनिमल्स के अंदर एक रोमांटिक इमोशन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, मेटिंग की फीलिंग्स हैं, रोमांस की फीलिंग्स हैं। अब देखें बर्ड्स भी इवन जो है वो सॉन्ग दे सिंग द सॉन्ग। तो हमने मतलब ये एक रोमांटिक फीलिंग्स ह्यूमन लाइफ के अंदर है। तो मे बी के बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशन द ह्यूमन लैंग्वेज माइट हैव बीन ओरिजिनेटेड। तो ये डिफरेंट अदर और भी हाइपोथेसिस थे, थेरीज थे, लेकिन बट इनमें सब में एक बात कॉमन थी, दो बातें कॉमन थी। एक तो ये कि ऑल ऑफ देम दे बिलीव्ड इन द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। नंबर टू के में ये पॉइंट था, इन सब पे कोई ऑब्जेक्शन था, इनकी कोई एविडेंसेस भी नहीं थी, हमारे पास प्रूफ भी कोई नहीं थे। सिंपली वी से दैट यस इट कुड हैव बीन हैपन, हो सकता है हुआ, लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस एज सच नहीं थे। अच्छा, एक जो थ्योरी आई वो ये थी कि जेस्चर बेस्ड थ्योरी, के फर्स्ट वी स्टार्टेड यूजिंग द जेस्चर, हमने फिजिकल जेस्चर यूज किए, किसी को बुलाना है तो हाथ पे इशारा किया, यानी जेस्चर बॉडी लैंग्वेज हमने स्टार्ट की। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आपको पता ही, उसमें आपकी मतलब बॉडी जेस्चर्स भी आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन भी आते हैं, डिस्टेंस भी आते हैं, फ्रेगनेंस भी आती है, एवरीथिंग इज देयर, टच भी आता है, ठीक है। आवाज तो हमको डिफरेंट हमारे पास नहीं है, काइनेसिक्स है, हैपेटिक्स है, ये सारी चीजें हम जो डिफरेंट हैं कि यानी इन शॉर्ट के फर्स्ट वी स्टार्टेड यूजिंग द जेस्चर्स बॉडी लैंग्वेज, और फिर बॉडी लैंग्वेज से हमारी वोकल लैंग्वेज हमारी स्टार्ट हुई। अच्छा, ये जेनेटिक सोर्स आप लोग बाद में रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको याद है जो हमने ये, चले आपको मैं रेफरेंस थोड़ा सा दे दूं, थोड़ा सा जरा समझाने में जरा टाइम लग जाएगा, लेकिन पहले चले 2 मिनट्स में जो आप में से इंटरेस्टेड है वो उसको नोट कर लें, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी है। देखिए, आपको याद है हमने मेंटलिज्म की बात की कि